हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 क्लास 8th का, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो अभी तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्टार्स के बारे में पढ़ लिया था और कंस्टेलेशंस के बारे में पढ़ लिया था। और जो जस्ट लास्ट क्लास हमने जो कंप्लीट की थी उसमें हम सोलर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सन के बारे में पढ़ा था और जो कि हेड ऑफ सोलर सिस्टम कह सकते हैं जिसको हम होता है। और 8 प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से हम 3 प्लैनेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। तो कौन कौन से प्लैनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं मरकरी, जो कि सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। फिर उसके बाद वीनस, जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। और थर्ड नंबर पर अर्थ, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम फोर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मार्स। मार्स प्लैनेट को हिंदी में, इंडियन लैंग्वेज में मंगल प्लैनेट, मंगल ग्रह भी बोला जाता है। तो द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स, कि अर्थ के ऑर्बिट के बाहर वाली साइड पर, मतलब अर्थ के नेक्स्ट साइड पर जो प्लैनेट है वो क्या है? मार्स है। ठीक है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, कि मार्स जो है हमें अर्थ पर जब टेलीस्कोप से देखते हैं मार्स को तो हमें रेडिश नज़र आता है, रेड कलर का नज़र आता है, तो इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। तो ये रेडिश प्लैनेट क्यों नज़र आता है? इसका रीज़न ये है कि जो मार्स के स्टोन, मार्स के सरफेस पर जो सरफेस है मार्स का, वो आयरन ऑक्साइड का बना हुआ है, और आयरन ऑक्साइड का कलर जो होता है रेड होता है, तो इसकी वजह से मार्स का कलर जो है रेडिश है। तो मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो अब मंगलयान, अब मंगलयान के बारे में बताया। मंगलयान क्या था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, मंगलयान, ऑन November 5 to 2013। इट वॉज successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in the first attempt. कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसको शॉर्ट में इसरो भी बोला जाता है, जिस तरह से अमेरिका की नासा है, उसी तरह से इंडिया में जो स्पेस के ऊपर रिसर्च करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसने क्या किया था कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM भी शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका नाम रखा गया था मंगलयान, उसको इस्टेब्लिश किया था 5 नवंबर 2013 को। तो वो मार्स के ऑर्बिट में जाकर, मतलब मार्स के अराउंड घूमने के लिए एक नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था ये। तो जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो सितंबर 24, 2014 को मार्स के अराउंड ऑर्बिट में जाकर सेट हो गया था। तो ऐसा करने के साथ ही इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई थी ऐसी, जिसने अपना ये मिशन जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड प्लेनेट है जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी बोला जाता है इंडियन लैंग्वेज में। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इन साइड दिस जाइंट प्लेनेट। तो ये जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है कि अर्थ के 1300 अर्थ्स जो है जुपिटर प्लेनेट के अंदर रखी जा सकती हैं। मतलब जुपिटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में, 1300 टाइम्स वॉल्यूम है अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर का। तो हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। लेकिन अगर मास की, मतलब वजन की बात की जाए, तो जुपिटर जो है हमारी अर्थ के कंपैरिजन में 318 टाइम्स हैवी है। मतलब कि अगर जुपिटर और अर्थ को आपस में तोला जाए तो एक जुपिटर के बराबर 318 अर्थ का वजन बनेगा। मतलब 318 अर्थ के बराबर रखोगे तो एक जुपिटर का वजन बनेगा। लेकिन साइज़ की बात करें तो साइज़ के कंपैरिजन में जुपिटर जो है अर्थ से 1300 टाइम्स बड़ा है। तो इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। तो जुपिटर अपनी एक्सिस पे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से घूमता है। तो जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। It also has faint rings around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. कि जुपिटर जो है, कई सारे सैटेलाइट हैं जुपिटर के, और जुपिटर जो है, जुपिटर के अराउंड रिंग्स नज़र आते हैं जब हम जुपिटर को स्काई के अंदर देखते हैं। तो जुपिटर जो है ब्राइट फॉर्म में नज़र आता है स्काई के अंदर। तो इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। कि अगर जुपिटर को हम
टेलीस्कोप से देखें तो जुपिटर के अराउंड ही घूमते हुए हमें उसके 4 मून्स मतलब 4 नेचुरल सैटेलाइट भी नज़र आएंगे जुपिटर के अराउंड, जिस तरह से एक ये पिक्चर में दिखा रखा है कि 4 बीच में सेंटर पे जुपिटर दिखा रखा है, 3 मून्स उसके लेफ्ट साइड पे दिखाए हुए हैं और एक मून उसका ये राइट साइड पे दिखाया गया है। ठीक है जी। तो उसके बाद अब हमें बताया यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, कि आपने अर्थ के इक्वेटर के बारे में सुन रखा होगा। तो इक्वेटर क्या होती है कि वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। तो वो प्लेन प्लेन मतलब जिस प्लेन से अर्थ को अगर दो इक्वल पार्ट्स में काटा जाए, तो जो दो इक्वल पार्ट्स में काटा जाएगा जिस प्लेन के लॉन्ग, जिस पाथ के लॉन्ग, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। लेकिन वो प्लेन जिसके अराउंड हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है उस प्लेन को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो मतलब दो तरह के प्लेन हो गए, एक इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ और दूसरा ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। तो दीज टू प्लेन्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो दोनों प्लेन्स के बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है, जिस तरह से कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो जो हमें मार्क कर रखा है ग्रे कलर से, तो वो तो क्या है, अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है। सॉरी, जो ग्रे कलर से मार्क किया हुआ है वो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, और जो डार्क लाइन मार्क की हुई है जिसमें डॉटेड लाइन भी कुछ पोर्शन दिखा रखा है वो क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ है। तो दोनों के बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस, अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन और अर्थ की एक्सिस के बीच में 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसी टिल्ट की वजह से, इसी झुकाव की वजह से ही हमारी अर्थ पर डे और नाइट बनते हैं। तो आई हैव एन आइडिया, इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन अकोमोडेट अबाउट 1300 पीस, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 पी विल रिप्रेजेंट द अर्थ। तो अब ये जैसे हमने ऊपर बोला था जुपिटर के बारे में कि जुपिटर का साइज़ जो है वो 1300 टाइम्स बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एक बड़ी बॉल ले लें और उसके अंदर 1300 स्मॉल पीस के दाने रख दें, तो वो 1300 जो स्मॉल पीस के दाने होंगे वो क्या होंगे, अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बड़ी बॉल होगी वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न, जिसको शनि भी बोलते हैं, शनि ग्रह सैटर्न। तो बियॉन्ड जुपिटर इज द सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर, वट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। तो दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद दी नेक्ड आइज। कि जुपिटर के बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है सन के बाद, सन के आगे, वो क्या है, सैटर्न। तो सैटर्न जो है येलो कलर का नज़र आता है देखने पर, और जो सैटर्न है वो यूनिक प्लेनेट है। क्यों यूनिक है, अपनी रिंग्स की वजह से। मतलब सन सैटर्न के अराउंड रिंग्स बनते हैं जिसकी वजह से वो ब्यूटीफुल नज़र आता है। और वो जो रिंग्स है वो नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, टेलीस्कोप से देखेंगे तब नज़र आएंगे। तो यू कैन ऑब्जर्व देम विद ए स्मॉल टेलीस्कोप। तो सैटर्न ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। और सैटर्न प्लैनेट के भी कई सारे जो हैं नेचुरल सैटेलाइट हैं, मतलब सैटर्न के भी कई सारे मून्स हैं। तो वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, इट्स डेंसिटी इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर। तो सैटर्न की एक खास बात यह है कि सैटर्न की डेंसिटी जो है वो सारे प्लैनेट के कंपैरिजन में सबसे कम है, और इतनी कम है कि वाटर की डेंसिटी से भी कम है। तो डेंसिटी का क्या रोल होता है कि जो अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम वाटर के अंदर डालना चाहते हैं, तो हमने देखा ना कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो वाटर के ऊपर डालने पर वाटर के अंदर डूब जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डूब जाते हैं उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट्स को पानी में रखने पर वो पानी में डूब जाएंगे। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो उस ऑब्जेक्ट को वाटर पे हम रखेंगे तो वाटर में डूबेगा नहीं, वाटर के ऊपर तैरता रहेगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर बोला है कि जो जुपिटर सैटर्न की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक बड़ा सारा समुंदर हो जिसके अंदर हम सैटर्न प्लैनेट को डुबो सकें, डाल सकें उठाकर, तो क्या होगा, सैटर्न जो है उसके ऊपर, उस वाटर के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया। तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि
सैटर्न को उठाकर किसी समुंदर में डाल दें, और ना ही हमारे पास इतना बड़ा समुंदर है और ना ही हम सैटर्न को उठाकर फेंक सकते हैं। तो इसलिए ये तो एक इमेजनरी पिक्चर दिखाई गई है। तो एक ये काम हो सकता है कि अगर सैटर्न की सरफेस से अगर कोई रॉक्स या सैटर्न की मिट्टी को उठाकर लाया जाए ज़मीन पर, अर्थ पर, तो उसको वाटर में फेंक दिया जाए, मतलब सैटर्न का एक पत्थर उठा के लाएं और उसको पानी में डाल दें, तो वो पत्थर पानी के अंदर डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन जो हमारी अर्थ के सरफेस से कोई अगर पत्थर उठाकर हम पानी में डालते हैं तो पानी में डूब जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सैटर्न है वो वाटर के कंपैरिजन में भी लेस डेंस है, मतलब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम है, पानी से भी वो हल्का है। देन यूरेनस एंड नेपच्यून, दो प्लैनेट्स इकट्ठे एक्सप्लेन कर देंगे हम यहाँ पे। तो दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। ये जो है हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, जो सबसे बाहर वाली साइड के प्लैनेट हैं, और उनको टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो वीनस प्लैनेट की तरह ही यूरेनस प्लैनेट भी ऐसा है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इसलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वीनस और यूरेनस को छोड़कर, उन सारे प्लैनेट्स पे जो सनराइज ईस्ट से होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। लेकिन ये वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पर सनराइज वेस्ट डायरेक्शन में होगा और सनसेट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। और यूरेनस की सबसे खास बात क्या है कि जो यूरेनस है उसकी एक्सिस जो है बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। जिस तरह से हमने ऊपर 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 अभी आज ही एक्सप्लेन किया है कि जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिटल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो लेकिन जो यूरेनस है, यूरेनस का अपनी एक्सिस, यूरेनस जो है काफ़ी टिल्टेड है। तो कितना टिल्टेड है? लगभग 97 डिग्री के आसपास का एंगल बनता है। तो इसलिए जो यूरेनस जो रोटेट करता है, मतलब वो ऐसे लगता है कि जैसे एक बॉल को ज़मीन पर रोटेट करवा कर छोड़ दिया हुआ है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखा रखा। मतलब ये दिखा रखा ना, जो पिंक कलर की लाइन दिखाई हुई है, सर्कल सा दिखाया हुआ है, तो वो तो क्या यूरेनस का ऑर्बिट है। तो जिसके अराउंड वो, मतलब सेंटर पे क्या सन है, बीच और आसपास ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट के अंदर यूरेनस घूमता है। वो तो होगी इसकी रिवोल्यूशन। और जो ऑर्बिट अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करता है तो वो ऐसे करता है कि उसकी एक्सिस जो है हॉरिजेंटल है, जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है, जो बीच में लाइन दिखाई हुई है एक, वो हॉरिजेंटल लाइन दिखाई हुई है और एरो से मार्क भी कर रखा है ना, ग्रीन एरो से मार्क कर रखा है। तो मतलब वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो मतलब ऐसे लगता है कि जिस तरह से एक बॉल को ज़मीन पर गोल घुमाकर छोड़ दिया गया हो। तो एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड, मतलब अपनी साइड्स के लॉन्ग घूमता है। तो द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर फोर प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। कि जो चार प्लैनेट हैं पहले पहले जो कि सन के ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको क्या बोला जाता है? इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। और उनके मून्स बहुत कम होते हैं, या तो किसी का मून है ही नहीं और या तो बहुत थोड़े मून हैं। तो लेकिन जो प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स। मतलब जो मार्स के ऑर्बिट से भी ज़्यादा दूर वाले प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सन से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस में हैं, तो इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। और दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, और इन सारे प्लैनेट्स के ऊपर ही रिंग सिस्टम होते हैं, रिंग्स बनते हैं इनके अराउंड। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। और जितने जो आउटर प्लैनेट्स हैं, फोर आउटर प्लैनेट्स जो हैं, उनके मून्स की काउंटिंग भी ज़्यादा है। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम के बारे में कुछ और मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो जो भी उनको भी सन के सोलर सिस्टम का ही मेंबर्स बोला जाता है। तो उनके बारे में भी एक एक करके हम स्टडी करते हैं अब आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? तो there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. So these are called asteroids. Asteroid can only be seen through large telescopes. कि ये जो मार्स और जुपिटर जो दो प्लैनेट्स हैं, उन दोनों प्लैनेट्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, दोनों ऑर्बिट्स के बीच में। तो उस ऑर्बिटल स्पेस के अंदर काफ़ी सारे
ये बड़े सारे पत्थर से तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉयड बोला जाता है। तो मतलब मार्स और जुपिटर प्लैनेट की जो बेल्ट है, तो उस बेल्ट के बीच में जो बड़े साइज़ के, छोटे बड़े साइज़ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं काफ़ी सारी काउंटिंग में, जो कि सन के राउंड ही घूम रहे हैं प्लैनेट्स के साथ साथ, तो उनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉयड बोला जाता है। तो एस्ट्रॉयड्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कोमेट्स। तो कोमेट्स क्या होते हैं, कोमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कोमेट्स जो हैं ये भी सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं और सन के अराउंड घूमते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा सारा ऑर्बिट बनाते हैं ये एक एलिप्टिकल शेप में। तो हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। उनका जो सन के अराउंड घूमने का जो पीरियड है, मतलब एक चक्कर काटने का जो टाइम है, वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, मतलब कई सालों, अर्थ के कई सालों के बराबर होता है। तो कोमेट अपीयर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। जो कोमेट है वो कैसे नज़र आते हैं कि उनका एक ब्राइट हेड होता है और पीछे लंबी टेल सी बनती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई आग का गोला छूट के जा रहा हो। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। और जैसे जैसे वो कोमेट सन के अराउंड मूव करता है, तो उसकी जो टेल का लेंथ है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें आग ज़्यादा लगती जाती है, क्योंकि वो जलता हुआ गोला होता है आग का, तो इसलिए उसकी जो टेल है वो स्मोक से बनी होती है, जो वो काफ़ी बड़ी होती जाती है। तो द टेल ऑफ द कोमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और जो कोमेट हमने बताया कि सन की तरफ मूव करता है अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते, तो जो कोमेट की जो टेल है वो सन से अपोजिट वाली साइड पे होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में सन की तरफ जा रहा होता है जब कोमेट, तो कोमेट की जो टेल बनती है उसकी डायरेक्शन सन के अपोजिट वे में होती है। ठीक है जी। तो मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। वन सच कॉमेट इज हेलेस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। कैन यू टेल व्हेन हेलेस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन। तो जो कई सारे कॉमेट्स हैं जो पहचाने गए हैं, जो पीरियडिकली मतलब वो कितने कितने टाइम बाद नज़र आते हैं हमारी अर्थ से, तो उनके बारे में पता चल चुका है। लेकिन उनमें से ही एक कॉमेट का नाम है हेलेस कॉमेट। तो ये जो हेलेस कॉमेट है वो हर एक 76 ईयर्स के बाद अर्थ से नज़र आता है। तो आज से पहले हेलेस कॉमेट को अर्थ की सरफेस से देखा गया था 1986 में। तो अब 76 ईयर के बाद नज़र आता है वो, तो 1986 में देखा गया था, तो 1986 में 76 प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2062। मतलब यानी कि अब वो हेलिस कॉमेट दोबारा से हमारी अर्थ से हमें 2062 ईयर्स के अंदर नज़र आएगा। तो अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमें भी देखने का मौका मिलेगा हेलिस कॉमेट को। ठीक है। तो सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में कुछ अंधविश्वास हैं, तो वो क्या हैं। तो सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ disasters such as wars, epidemics, and floods. But these are all myths and superstitions. Appearance of a comet is a natural phenomena. We have no reason to be afraid of it. कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो कॉमेट्स जब आते हैं अर्थ के पास, तो वो डाइजेस्टर्स, मतलब कोई बड़ी दुर्घटना होने का मैसेज देते हैं। कि जब कॉमेट आ रहा होगा अर्थ के पास, तो लोग मानते हैं कि कोई ना कोई लड़ाई होने वाली है अपनी एडजेसेंट कंट्रीज़ के साथ, या फिर कोई बड़ी एपिडेमिक महामारी आएगी कोई, या कोई फ्लड वगैरह आएगी, या कुछ तूफान आएगा, मतलब कुछ ना कुछ बुरा सोचते हैं लोग कि जब कॉमेट्स अर्थ से नज़र आते हैं तो। लेकिन ये सारे अंधविश्वास हैं, झूठ हैं। तो कॉमेट का अपीयर होना वो एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं, तो घूमते घुमाते जब अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं तो हमें अर्थ से देखे जा सकते हैं वो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बुरी चीज़ अपने साथ लेकर आएंगी, तो इसलिए हमें इन बातों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। तो आज हमने 5 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ दिया, और उसके बाद कोमेट्स और एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।